तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ाते हैं सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने मेथड पढ़ लिए थे। अब हमारा है jointly controlled entities. This is the format where venturer create a new entity for their joint venture business. मतलब हम joint venture को एक अलग बिजनेस मान रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, वो अपने बिजनेस में चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अब इसे अलग से एक सेपरेट बिजनेस मान, a jointly controlled entity is a joint venture which involve the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each co-venturer has an interest. तो सबका अपना अपना हिस्सा है इसके अंदर। The entity operate in the same way as other enterprise except that a contractual arrangement between the venturer establish joint control over the economic activity of the entity. तो जैसे और बिजनेस चलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस चलता है, वैसे ये भी चले। All the venturer pool their resources under new banner and this entity purchases its own asset, creates its own liabilities, expenses are incurred by entity itself and sales are all। ये कह रहे हैं कि सब लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। मान लिया 3 लोग मिलकर एबीसी मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो एबीसी ने मान लिया 15-15 लाख रुपए लगा दिए, तो 45 लाख रुपए आ गए। एंटिटी ने अपनी कोई एसेट खरीदी, लाइबिलिटी ली, तो सब एंटिटी कर रहा है, एक अलग से बिजनेस कर रहा है। The net result of the entity is shared by the venturer in the ratio agreed। जैसे एक आप ये मानो ये पार्टनरशिप है, नाम क्या है, जॉइंट वेंचर है, ये पार्टनरशिप। This contractual agreement also determine the joint control of the venturer। Each venturer usually contribute cash or other resources to the jointly controlled entity। These contributions are included in the accounting record of the venturer, are recognized in separate financial statement as an investment in the joint control entity। A joint control entity maintains its own accounting record and prepare present financial in the same way as other entity। In short, आप इसे पार्टनरशिप मानो। एग्जाम्पल नंबर 6, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दो कंपनी है और ये एक सिटी में काम करती है ना। लोकल अथॉरिटी ने एक टेंडर इशू किया है मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का, और इन्होंने कहा है बिडर से कि आप अप्लाई करिए टेंडर और बताइए कि आप ये काम कितने में करेंगे। ये और क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के अलग अलग बस की नहीं है, उन्होंने मिल करके एक नई एंटिटी फॉर्म करी इस काम के लिए, ए बी लिमिटेड, और उन्होंने टेंडर के लिए बोला। ठीक है, ऑल मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो आएगी वो ए लिमिटेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो फंडिंग है मैनेज कर रहे हैं बी लिमिटेड। रेवेन्यू ऑपरेशन दोनों का रेशियो 60-40 है। तो ये जो एग्जांपल है ये एक जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी का है, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है क्रिएट कर। सेपरेट एरोस्पेस कंपनी फ्रॉम फॉर्म ए सेपरेट एंटिटी एरो लिमिटेड टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर एन एयरक्राफ्ट। तो 3 कंपनी मिलके एयरक्राफ्ट बना रही, इन्होंने अलग अलग एक्सपर्टीज है इनकी, जैसे किसी का इंजन बनाने में है, किसी का फ्यूजिलेज है, किसी का विंग बनाने में है, किसी का एरोडायनामिक्स में है। तो अलग अलग सबका अपना अपना एक फील्ड है, एक्सपर्टीज है। कंपनी कैरिंग आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ईच यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, अपना अपना बना रहे हैं। और the 3 entities share the revenue from the sale of aircraft and jointly incur expenses। The revenue and common costs are shared as agreed in कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टीज ने अपने कॉस्ट भी करी है, लेबर कॉस्ट, ईच पार्टी रिकॉग्नाइज सेपरेट। और एरो लिमिटेड मेंटेन सेपरेट अकाउंटिंग। जब भी आए कि ये सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 99% सेपरेट एंटिटी ही है ना। एरो लिमिटेड इनवॉइस इशू करेगा और एलोकेशन होगा इन इंटरेस्ट के रेशो में। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब जो मर्जी ये कह रहे हैं, सारा का सारा हिसाब ये है कि ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर अलग बिजनेस है, अलग अकाउंटिंग है, और ये रेशो है, इस रेशो में कर रहे हैं पार्टनरशिप की तरह। तो ये सारा का सारा क्या होगा, जॉइंटली कंट्रोल। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ए लिमिटेड है, यूके बेस्ड कंपनी है, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है बी लिमिटेड से इंडिया में।
बी लिमिटेड ए लिमिटेड से माल इंपोर्ट करेगी, जो भी माल ए बनाती है, ठीक है, और उसे इंडिया में बेचेगी। 5:4 के रेशो में खर्चा बांट रहे हैं और प्रॉफिट इक्वल बांट रहे हैं। ए ने 49% लगाया है ना, लेकिन इनका शेयर इक्वल है एसेट और लायबिलिटी। कुछ ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है, हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी। देखिए कंपनी है, कंपनी में कंपनी की फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट और P&L बनता है। बैलेंस शीट बाद में बनती है, पहले P&L, और P&L में क्या लिखते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू। तो हमें पता है सेल है 13,05,000, तो ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अदर रेवेन्यू कुछ है नहीं। उसके बाद हमारे पास अलग अलग खर्चे आते हैं, जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ना, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये सब कुछ आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंस, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्स्ट्रा बातें। तो उस फॉर्मेट से हम खर्चे लिखें तो बहुत ज़्यादा हमें दे नहीं रखा है, परचेजेस दे रखा है, तो वो हमारा सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड वाला एक्सपेंसेस आता है तो वो लिख लेते हैं, और बाकी अदर एक्सपेंस बस दो ही हैं। तो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री आता है ना, तो टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स रेट है नहीं तो यही प्रॉफिट हो गया। बैलेंस शीट में असेट साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड आता है, फिर शेयर होल्डर फंड के अंदर भी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, फिर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आता है। तो नॉर्मल शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आ जाएगी 4,01,000, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, जो प्रॉफिट आया हमारा वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनेगा 1,99,000। नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, है ना, और असेट में भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा दे नहीं रहा, है ना। अब यहाँ पर बोल रखा है कि इनका जो शेयर है वो इक्वल है एसेट और लायबिलिटी, चाहे प्रॉफिट में शेयर, एक्सपेंसेस में रेशो और रेवेन्यू का 5:4 का रेशो है। इन्वेस्टमेंट ए ने 49% कर रखी है ना, लेकिन जो असेट और लायबिलिटी का रेशो है आपस का वो 50%, है ना। तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू 13,05,000 है ना, तो 13,05,000 का 5:4 के रेशो में बांटो, क्या आता है, तो ये हमारा रेवेन्यू का है। परचेजेस में भी यही रेशो चलेगा, परचेजेस है 9 लाख तो 5 लाख 4 लाख, अदर एक्सपेंसेस है हमारे 3,06,000, तो वो भी ना। इन्वेंट्री में चेंजेस है 50,000, वो भी 1 लाख है तो 50,000। शेयर कैपिटल हमारी 4,01,000 है, और लिखा 49% इन्वेस्टमेंट है। 49% कितना होता है 4,01,000 का, तो ए और बी की हमने शेयर कैपिटल लिख दी। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें पता है कि शेयर इक्वल है, तो 199 को इक्वल बांट दिया। लायबिलिटी हमने सारी की सारी इक्वल बांट दी, ठीक है, ये काम करना। कोई डाउट है इसमें? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए वेंचरर, proportionate consolidation is a method of accounting and reporting whereby a venture share of each asset, liability, income, expenses of a jointly controlled is reported as a separate line in the venture's finance. Proportionate consolidation method of accounting is to be followed except in the following case. तो लिखा है कि हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड ही फॉलो करेंगे, लेकिन कब नहीं करेंगे, अगर हमने टेम्परेरी पैसा लगाया है तो फिर हम उसको जॉइंट वेंचर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जॉइंट वेंचर ऑपरेट अंडर सेवियर
लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शंस विच सिग्निफिकेंटली इम्पेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू वेंचरर्स, मतलब कि एक तरीके से उसमें इतनी रेस्ट्रिक्शंस कि हम उसके ओनर है ही नहीं। तो ये हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ना कि जॉइंट वेंचर। ठीक है, और वेंचर को डिसकंटिन्यू करना चाहिए प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड, जब इनका कंट्रोल खत्म हो जाए, है ना। और यूज ऑफ प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड एप्रोप्रिएट ना हो रेस्ट्रिक्शन की वजह से। From the date of discontinuing the use of proportionate method, if interest is entity is more than 50%, तो AS 21 चलेगा। कंसोलिडेटेड का अगर 20% या उससे ज्यादा है अप टू 50%, तो AS 23 एसोसिएट की तरह चलेगा। और अगर नहीं है इनमें से कुछ, तो AS 13 इन्वेस्टमेंट की करनी पड़ेगी। For this purpose, carrying amount of investment at the date on which joint venture relationship ceases to exist should be regarded as cost thereafter। तो जो उस दिन की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसे कॉस्ट मान लिया जाएगा फ्यूचर के लिए। Following are the feature of proportional consolidation method. Stress is given on substance or form, that is more importance is given to share of venture, okay, rather than the nature and form of joint venture। Venture share of joint asset liability expense income को सेपरेट लाइन में हम दिखा देते। जैसे मिस्टर ए ने जॉइंट वेंचर किया मिस्टर बी से 33% लगाया है प्रॉपर्टी में, प्लांट में, और 40% करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में ना, और नेट प्रॉफिट में हिस्सा 50%। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, क्या है, 1 लाख रुपए की कैपिटल है और करंट लायबिलिटी 50,000 की है। नॉन करंट एसेट 75,000 है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और करंट एसेट 75। फिर हमें शेयर कैपिटल का ब्रेकअप दे रखा है जो 1 लाख है। तो हमें बता रखा है ना इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है कैपिटल में, बाकी चीजों में बता रखा है। जैसे करंट असेट और लाइबिलिटी में 40% हिस्सा है ना ए का। तो हमारे पास करंट असेट कितनी है 75,000, तो 75,000 का निकालना 40% कितना होता है 30,000, और ये 45 आ गया। करंट लाइबिलिटी 50,000 है, इसका भी 40% ना, 75,000 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसमें 33% है, मतलब 1/3, तो 25 और 50 हो गया, है ना। अब कैपिटल के लिए बारे में बता नहीं रखा, लेकिन देखो ना ए के लिए असेट में हिस्सा कितना है ए का 25,000, है ना, और करंट असेट में, करंट लायबिलिटी में, तो बाकी क्या है कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आ गई इनकी, इस ऐसी उसकी 65। तो ये हमारी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही वैसे, ठीक है ना। तो ये सिमिलर टू अबव ऑल द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम को भी हम ऐसे ही दिखाएंगे कर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड आर सिमिलर टू AS 21, लेकिन AS 21 में अलग से बहुत कुछ होता है। As far as possible, the reporting date of a financial statement of jointly controlled and venture should be same। अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और अलग अलग डेट बनाई है ना, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो हुई है कंसोलिडेटेड डेट से वेंचर की अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, और ये कभी भी 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा। ये हम एसोसिएट में भी ये लाइन पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी
दोनों में कोशिश करना है कि यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इन द आइटम्स ऑफ वेंचरर टू ब्रिंग इन लाइन विद द जॉइंट वेंचर। वेंचरर की बुक्स में उसे जॉइंट वेंचर की तरीके से अकाउंटिंग करके उसे सही करना है। Any asset or liability should not be adjusted by another liability or asset. Similarly, any income or expense cannot be adjusted with other expense. ठीक है, तभी करिए जब लीगल हो, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। On the date when interest is acquired, if the interest of venturer is less than cost of investment, तो गुडविल नहीं तो कैपिटल रिजर्व। ये हम हमेशा इसीलिए बोला AS21 की तरह है। वैसे भी अगर हम ज्यादा महंगा खरीद रहे हैं तो गुडविल, सस्ता खरीद रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। अगर इन्वेस्टर ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है ना, तो वो एसोसिएट की तरह माना जाएगा। ठीक है, इफ इन्वेस्टर शेयर इन द लॉस इज इन एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट इन नेट एसेट, तो ये जो एक्सेस लॉस है ये वेंचरर में दिखाई देगा। फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम अनएब्सॉर्ब से कर देंगे। ये बात पहले भी हम सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं और समझते हैं। ये लिमिटेड ने बी के साथ 1:1 बेसिस पर नई कंपनी खोली है, सी लिमिटेड ना, और एबीसी ने ए एंटर्ड जॉइंट वेंचर बी एंड ए न्यू कंपनी। अच्छा, तो ए ने बी और सी के साथ में काम किया। ठीक है, और तीनों के बारे में भी बता रखा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, करंट लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड करंट एसेट। हमें बैलेंस शीट बनानी है ए की बी की प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन से। तो इन्होंने क्या करा, ए और बी के साथ मिलकर काम कर रहा है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं और एक सेपरेट बिजनेस इन्होंने बनाया है, सी लिमिटेड। तो सेपरेट एंटिटी में यही होता है, नया बिजनेस बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा है बैलेंस शीट ए की कैसे दिखाई देगी। ए की बैलेंस शीट में हमारा 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल है ना। शेयर कैपिटल ए की सेपरेट में 10 लाख है। 18 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन सी को प्रॉफिट हुआ है और इनके प्रॉफिट में 50% इनका हिस्सा है, ए का 50% बी का। तो 12 लाख में 6 लाख हो गया। तो 6 और 18 कितने हो गए, 24 लाख। ठीक है, नॉन करंट असेट में इनके पास 3 लाख का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन सी से आ जाएगा, 4 लाख। करंट लायबिलिटी 4 है, 50,000 की आ जाएगी, 4.5 लाख टोटल आ जाएगा। नॉन करंट असेट 30,50,000, 19,50,000 का आधा कितना होता है, 9,75,000। तो 9,75,000 और 30,50,000, 40,25,000। ठीक है, और ये तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी वापस आ गई, सारी एसेट और लायबिलिटी में जुड़ गई है ना। करंट एसेट 2 लाख प्लस इसका आधा, टोटल सेम आ गया। टेंशन ऐसे बी लिमिटेड बनाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन बिटवीन ए वेंचरर एंड जॉइंट वेंचर। आपस में ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, एड्रेस कैसे होंगे। When venture transfer or sell asset to joint venture, the venture should recognize only that portion of gain or loss which is attributable to the interest of the other venture. The venturer should recognize the full value of loss only when the contribution, अगर हमारा कम मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है आपस में भी तो ट्रांजैक्शन हो सकती हैं इनकी। तो लिखा है कि जब कोई भी वेंचरर ट्रांसफर कर रहा है जॉइंट वेंचर को,
है ना। तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो अदर को वेंचरर के हिसाब से दिखाएंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वेंचरर जो हमारे साथ डील कर रहा है वो उसमें प्रॉफिट लॉस उसका नहीं होगा। When the venturer from the joint venture purchases the asset, venturer will not recognize his profit in the joint venture of such transaction unless dispose of the asset. Venturer should recognize his share of loss resulting from transaction in the same way as profit, except the loss will be recognized in full immediately when they represent a reduction in the net realizable value of current asset or RIL. अभी हम एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। In case the joint venture in the form of separate entity, then provision of above will be followed only for consolidated statement and not for the venturer's own financial statement. In the books of venturer, profit from loss are recognized in full. देखिए सेपरेट एंटिटी अगर हम मान रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है। सेपरेट एंटिटी है तो हम सेपरेट की तरह नॉर्मल डील करेंगे। अगर सेपरेट नहीं है तो क्या होगा? देखिए एग्जांपल नंबर 9 में लिखा है ए और बी ने एक सेपरेट एंटिटी बनाई है जहां पर 50% ऑपरेटर हैज ए 50% ओनरशिप इंटरेस्ट एंड ईच टेक 50% ऑफ द आउटपुट। आधा आधा ओनरशिप है, आधा आधा आउटपुट ले। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ए ने 110 करोड़ की प्रॉपर्टी लगाई है और अपना एक्सपीरियंस, बी ने 120 करोड़ के इक्विपमेंट। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूटेड एसेट वर 180 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो ए ने 110 वाली प्रॉपर्टी दी है ना, कितने में? 100 में। 100 करोड़। तो कैरिंग अमाउंट है 100 करोड़ वाली 110 में दी, तो उसे 10 का फायदा हो गया, है ना। तो यहां पर कैलकुलेशन कैसे कर रखी है कि ए का शेयर हम किस में लेंगे? बी वाले। बी का हिस्सा कितना है? 120 करोड़। तो मतलब उसने 60 लगाया, 120 का आधा है ना, 50% शेयर उसमें मिलेगा ना इसे। और ए का शेयर जो ए ने खुद लगाया वो कितना है? 110 और 20। ये देखो when the venturer from the joint venture purchases the asset, venturer will not recognize share profit in the joint venture unless he dispose of। तो अगर मान लिया कोई को-वेंचरर वेंचर को कोई भी एसेट और लायबिलिटी एसेट दे रहा है, तो जॉइंट वेंचर उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं लिखेगा जब तक वो बेचेगा नहीं उसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ए और बी जॉइंट वेंचर को एसेट दे रहे हैं, तो यहाँ ये क्लियर कर दिया जॉइंट वेंचर प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखेगा। कौन लिखेंगे? ए और बी, ये नहीं लिखेंगे ना। तो यहाँ क्या लिखा है? ए वेंचरर शुड रिकॉग्नाइज ए शेयर ऑफ लॉस resulting from this transaction in the same way as profit, except the loss will be recognized in full immediately only when they represent a reduction in net realizable value of current asset or impairment। क्या रखा है कि लॉस होगा तो सारा का सारा लिख दो, और अगर प्रॉफिट होगा तो अपना ही यहाँ पर लिखा है when venture transfer the asset to the joint venture should recognize only that portion of gain or loss which attributable to the interest of the other venturers। The venture should recognize the full value of asset only when the contribution evidence reduction in the net realizable value as a ये क्या रखा है कि पहले अपना हिस्सा ही दिखाइए, और अगर वेंचरर ने जॉइंट
when the venturer from the joint venture purchase the asset, venturer will not recognize share or profit. इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ध्यान से, थोड़ा सा लैंग्वेज का गड़बड़ आ रहा है। देखिए लिखा है when venturer transfer or sells asset to the joint venture, the venturer should recognize only that portion of gain or loss which is attributable to the interest the other venture। तो कोई भी वेंचरर मतलब को वेंचर मतलब पार्टनर जब जॉइंट वेंचर को कोई भी असेट बेचेगा तो वो दूसरे वाले का हिस्सा लिखेगा। द वेंचरर शुड रिकॉग्नाइज द फुल अमाउंट ऑफ एनी लॉस ओनली व्हेन द कंट्रीब्यूशन और सेल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए रिडक्शन इन द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द करंट असेट। ये कह रखा है कि जब तक हमें ये सबूत ना मिल जाए कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कम हुई है, जब तक हम उस लॉस को पूरे को लॉस नहीं लिखेंगे, दूसरे का लॉस ही लिखेंगे। When the venture from the joint venture purchases the asset, अगर वेंचर को वेंचरर असेट खरीद रहा है तो उल्टा हो रहा है। जॉइंट वेंचर वेंचरर को असेट बेच रहा है मतलब वेंचरर परचेज कर रहा है, तो वो असेट खरीद रहा है, तो वेंचरर विल नॉट रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट इन द जॉइंट वेंचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन असेट अनलेस ही सोल्ड। तो लिखा परचेजर है ना ये, तो ये प्रॉफिट लॉस नहीं लिखेगा, जैसे जॉइंट वेंचर ने नहीं लिखा था। अगर ये खरीद रहा तो ये नहीं, जॉइंट वेंचर खरीद रहा तो वो नहीं लिखेगा। अब प्रॉफिट लॉस कौन लिखेगा? लिखा वेंचर शुड रिकॉग्नाइज हिज शेयर ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इन द सेम वे एज प्रॉफिट एक्सेप्ट द लॉसेस विल बी रिकॉग्नाइज इन फुली ओनली व्हेन द रिप्रेजेंटेड रिडक्शन। तो वही बात जो उसके लिए लिखी है वही इसके लिए लिखी है। अब यहाँ लिखा है ए और बी ने एक सेपरेट एंटिटी बनाई, 50-50 का हिस्सा है। ए ने कंट्रीब्यूट किया है प्रॉपर्टी 110 करोड़ में, तो 100 वाली प्रॉपर्टी कितने में कंट्रीब्यूट करी है इसने? 110। लेकिन बिजनेस में फेयर वैल्यू 110 एंड एग्री टू कंट्रीब्यूट इज एक्सपीरियंस एंड बी कंट्रीब्यूटेड विद ए फेयर वैल्यू ऑफ 120 करोड़, कैरिंग अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूटेड एसेट इज 180। तो दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जो बी ने लगाई है ना, तो यहां लिखा है ए की बात करें, ए का शेयर इन द फेयर वैल्यू ऑफ असेट कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटिटी। तो ए का शेयर कितना आएगा? हमने लिखा था जो दूसरे वाले का प्रॉफिट और लॉस मतलब दूसरे वाले का शेयर है, तो ए का शेयर अपने में जो उसने खुद लगाया है उसमें कितना है और दूसरे में कितना है। इसमें कहानी है, मैं अलग से ये बताया है, इन केस जॉइंट वेंचर अगर अलग है तो हम ये कहेंगे कि भैया जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगी तो ऐसी सिचुएशन में जो वेंचरर की बुक्स होंगी वो अपने प्रॉफिट और लॉस पूरे पूरे लिखेगा अगर सेपरेट एंटिटी है। एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने सेपरेट एंटिटी बनाई है ए और बी ने, जहां पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। तो यहाँ पर क्या है देखो, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ए ने अपनी तरफ से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लगाई, इसका इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ ना। और बिजनेस के अंदर जो अब जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं बिजनेस की, तो इस बिजनेस के अंदर असेट दिखाई दे रही है दो, एक ये 110 करोड़ रुपए की जो ए ने लगाई थी और एक बी ने जो लगाई वो कितने की थी? तो 20 करोड़ की फेयर वैल्यू है।
अब इसने जो इन्वेस्टमेंट करी है ए ने इस बिजनेस के अंदर, वो एक तरीके से इसने 2 करोड़ रुपए लगा दी, है ना। अब यहाँ पर देखो एक बात, दो बातें अलग अलग है। एक तो ये कि इसने 100 करोड़ वाली असेट बिजनेस को 110 करोड़ में बेच दी, तो ये जो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस बिजनेस में अगर इस असेट को बेचेंगे तो इसमें आधा हिस्सा ए का है, इसमें भी आधा हिस्सा ए का है, और ऐसे ही आधा आधा हिस्सा बी का है। तो अपनी ही प्रॉपर्टी में जो आधा हिस्सा आएगा वो तो हमारा वही वही आएगा, लेकिन जो दूसरे की प्रॉपर्टी है 120 करोड़ की, उसमें हमारा 60 करोड़ का हिस्सा है। लगाया हमने कितना है? कम, और आ रहा है हमारे पास ज्यादा, है ना। और शेयर है 50-50, तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन बता। लेकिन असल में एज सच इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल वैसे ही बताने के लिए है कि हमारा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपस में जॉइंट वेंचर और इस तरीके की होंगी तो क्या करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन इस तरीके के नहीं है, बस बताने के लिए, समझाने के लिए थे। रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर, मतलब हमने जो पैसा लगा रखा है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाए। एक इन्वेस्टर जिसका ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है वो तो AS 13 के हिसाब से दिखाएगा। अगर ज्वाइंट वेंचर में ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है तो AS 13, और अगर 20% या उससे ऊपर है, 50% तक है तो AS 23, 50% से ऊपर है तो, है ना। क्योंकि जो इन्वेस्टर है जब कंसोलिडेटेड बनेगी, जॉइंट वेंचर एक सेपरेट एंटिटी है और सेपरेट एंटिटी होने पर उसकी अलग से बन रही है, लेकिन जब कोवेंचरर अपनी बैलेंस शीट बना रहा है तो उसमें वो क्या करे, तो उसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, अगर 20% से कम है तो एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा देगा, 20 से 50 है तो एसोसिएट, 50 से ऊपर है तो होल्डिंग सब्सिडी के तरीके से। ऑपरेटर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, पेमेंट टू ऑपरेटर्स is recognized as expense and in the books of operator as AS 9. Revenue recognition, the operator may be any of the venturer in case any amount received by him as management fee for service will be recognized as stated. कहने का मतलब ये है, दो ने मिलकर पैसा लगाया, ऑपरेट कोई एक कर रहा है तो उसको कुछ सैलरी या काम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो जो पैसा दिया जा रहा है वो क्या है हमारा एक्सपेंस, और जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए क्या है इनकम। ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी? ए वेंचरर शुड डिस्क्लोज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी अनलेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज रिमोट। तो ये क्या रखा है, जो वेंचरर है वो कंटीजेंट लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करेगा अनलेस कि उसका पेमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो एनी कंटीजेंट लायबिलिटी वेंचरर हैज इंकर्ड इन रिलेशन टू इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, any share in the contingent liability will have been incurred jointly with other venturer। मतलब मैंने किसी आपके साथ जॉइंट वेंचर किया है और लगता है कि मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो वो मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंटीजेंट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कंटीजेंट लायबिलिटी है और कमिटमेंट्स हैं, अगर कोई कैपिटल कमिटमेंट है तो वो इसे दिखाना पड़ेगा। A venturer should disclose a list of all joint ventures and description of interest in significant joint venture। तो जितने भी joint venture कर रखे हैं वो सारे disclose करने पड़ेंगे, उनके बारे में बताना पड़ेगा। In respect of jointly controlled entities, the venturer should also disclose the proportion of ownership interest, name and country of incorporation or residence
The venture should disclose its financial statement, the aggregate account amount of each of the asset, liability, income, expense. मतलब जितने भी आपके जॉइंट वेंचर हैं उन सब के बारे में आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से जॉइंट वेंचर, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी। तो अगर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस नहीं है, इन केस आप स्टडी मटेरियल में भी देख लीजिएगा कि कोई न्यूमेरिकल। जनरली इसमें क्या होता है, जब सेपरेट एंटिटी होती है तो आप इसे फर्म की तरह, पार्टनरशिप फर्म की तरह, अलग से बैंक अकाउंट खुलेगा, अलग से एसेट आएंगे, सब कुछ अलग होगा, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप है एक तरीके से, ऐसा मान। नहीं, जॉइंट वेंचर का अलग अलग से रजिस्ट्रेशन कैसा हुआ है ये हमारी मर्जी। अगर ऐसे कंपनी हमने रजिस्टर करी है तो कंपनी, जैसे पार्टनरशिप रजिस्टर किया, कई बार बिना रजिस्ट्रेशन के थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के